ओके, चैप्टर 3 वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट। वैलिडिटी दस्तर का है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट्स। ये चैप्टर 3 तरह की बातों को एक्सप्लेन करेगा। फर्स्ट सम डेफिनेशंस कि व्हाट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज़ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, फिर इनमें क्या डिफरेंस है, फिर ये बताएगा कुछ एसेंशियल्स। आगे जाएंगे तो ये बात करेगा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, आगे भागते जाएंगे तो ये बात करेगा कंसिडरेशन। हमारा आज का टारगेट यही है, कंसिडरेशन। भूल जाएंगे पीछे लिखा हुआ है, मुझे बस इतना बता दें, प्रॉमिस, P for promise is equal to offer plus acceptance. Agreement is equal to promise plus consideration, और contract is equal to agreement plus legal enforceability. इसका मतलब ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए मुझे ऑफर भी चाहिए, मुझे एक्सेप्टेंस भी चाहिए। ये दो बातें हम कहाँ पढ़ के आ गए? चैप्टर 2 में। कंसिडरेशन कहाँ मिलेगी? चैप्टर 3। तो कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए जो 3 एसेंशियल्स, एक ऑफर, एक एक्सेप्टेंस और एक कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन है क्या? कंसिडरेशन इज अदले का बदला, अदले का बदला, किसी के लिए कुछ करना, इन रिटर्न समथिंग, कुछ वापस करना। दिस इज कंसिडरेशन। एक भाई आपसे कहता है कि मुझे चाय पिलाओ, दूसरा कहता है कि ठीक है चाय पिलवा दूंगा, मुझे उसके बदले बिस्किट खिलाओ। दिस इज कंसिडरेशन, कि आपने एक बंदे के लिए कुछ किया और इन रिटर्न दूसरे बंदे ने भी आपके लिए कुछ किया। कॉलेज को आपने क्या पे किया? पैसे। कॉलेज आपको क्या दे रहा है? सर्विसेज। आप कैंटीन वाले के पास जाएं, आप उसको 100 रुपया दें और उससे 3 चीज़ें लें, तो कैंटीन वाले को उन चीज़ों के बदले क्या मिला? 100 रुपया। आपको 100 रुपये के बदले क्या मिला? चीज़ें। तो कंसिडरेशन दोनों पार्टीज में ट्रैवल करती है, कंसिडरेशन मूव होती है बिटवीन द पार्टीज। और एक एग्रीमेंट को बनाने के लिए कंसिडरेशन नामी एलिमेंट ज़रूरी है। ज़्यादा क्लियर है? कंसिडरेशन के अगर हमें एसेंशियल समझ आ जाए तो इसकी डेफिनेशन हम खुद भी बना सकते हैं। शुरू करते हैं। मुझे ये बताइए, ऑफर टू डू समथिंग या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, इसका मतलब है कि कंसिडरेशन भी किसी काम के करने को या किसी काम के होने से बाज रहने को दी जा सकती है। इट कैन बी एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग एंड एब्सटेनेंस और फॉरबियरेंस। फिर कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट की ही हो, पास्ट की भी हो सकती है, फ्यूचर की भी हो सकती है। जैसे आपने कॉलेज को पैसे दिए, लेट्स सपोज आपने कॉलेज को 20,000 रुपीज़ पे किया क्लासेस का। क्या कॉलेज ने आपको सारी क्लासेस डे 1 पे दे दी हैं? कॉलेज आपको ग्रेजुअली हर दिन कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहा है। इट मीन्स कि कॉलेज को तो हाल में पैसे मिल गए, कॉलेज के लिए वो कंसिडरेशन प्रेजेंट है, मगर आपके लिए वो कंसिडरेशन प्रेजेंट नहीं है।
आपके लिए वो कंसिडरेशन ओवर द टाइम आपको मिलनी है फ्यूचर में, मगर कॉलेज के लिए प्रेजेंट है। जब आप आखिरी क्लास में बैठे होंगे, लेट सपोज आप 5 फेब पे बैठे हुए मेरे पास, 5 फेब पे कॉलेज ने आपको सारी कंसिडरेशन दे दी। उस टाइम पे अगर मैं देखूं तो आपने कॉलेज को पैसे 5 फेब पे किए या पास्ट में पे किए थे? पास्ट में पे किए थे। तो कंसिडरेशन ट्रैवल करती है, प्रेजेंट टू फ्यूचर, फ्यूचर टू पास्ट, पास्ट टू प्रेजेंट। इसी तरह आप एक दुकान वाले के पास जाएं, उसको बोलेंगे भाई मुझे सर्फ चाहिए या मुझे चीनी चाहिए। आपने जेब से 100 रुपया निकाला, उसने चीनी को मैयर किया, आपके हाथ में चीनी आ गई, उसके हाथ में पैसे चले गए। ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है? प्रेजेंट है। आप दुकान वाले के पास गए, आपने कहा मुझे चीनी दे दो, मैं तुम्हें पैसे कल दे दूंगा, फ्यूचर। दुकान वाले के लिए फ्यूचर है, मगर आपके लिए प्रेजेंट। आप दुकान वाले के पास गए, आपने कहा 100 रुपया लो, चीनी दो, उसने कहा यार चीनी अभी नहीं है, तुम मुझे पैसे दे जाओ, मैं तुम्हें भिजवा दूंगा। आपके लिए फ्यूचर, दुकान वाले के लिए। तो कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। फिर कंसिडरेशन किसी काम के करने को या ना करने को कहते हैं, या किसी काम के होने या ना होने के सिंपल प्रॉमिस को भी कहते हैं। सिंपल प्रॉमिस को भी कह सकते हैं। ये 2 बातें क्लियर हो गई। सर जी कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए। ये इल्यूजरी क्या होता है? इमेजिनेशन। मैं एक बंगाली बाबे के पास जाऊं, वो मुझसे कहे तुम मुझे 10 लाख रुपया दो, मैं मुर्दे में जान डाल दूंगा, क्या ये रियल टर्म्स में है? इट इज इल्यूजरी। मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, तो उसकी बात पे यकीन करना चाहिए? तोड़ के ला सकता नहीं, वो सीन ही पास कर सकता। तो कंसिडरेशन रियल टर्म्स में होनी चाहिए, एक असल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए जो नजर आए, टेंजिबल होनी चाहिए। इट कैन बी इंटेंजिबल, जिस तरह सर्विसेज वो इंटेंजिबल है, मगर वो रियल है, इल्यूजरी नहीं। 1 2 3 डन। आगे चलते हैं। अब जरा लिखिए, कंसिडरेशन कहीं को भी आ सकती है, कहीं को भी जा सकती है। शायरी शुरू हो गई है। कंसिडरेशन कहीं को भी आ सकती है, कहीं को भी जा सकती है। कंसिडरेशन कहीं को भी आ सकती है, कहीं को भी जा सकती है। क्या? मुझे आवाज नहीं आई, मुझे आवाज फिर नहीं आई। कंसिडरेशन कहीं को भी आ सकती है, कहीं को भी जा सकती है। साबित करते हैं, लिख लिए? आइए साबित करें। 3 पार्टीज मैंने बनाई हैं। ये आप लोग मासूम लोग, ये चलाक लोग। चलाक में काफ ऐसे ही आएगा ना, या दूसरा काफ आएगा? ये शरारती। देखिए मैंने आपको मासूम बना दिया, मैं खुद शरारती बन गया। आपने किसको पैसे पे किए? एडमिशन फॉर्म पे कॉलेज का नाम था या मेरा नाम था? कॉन्ट्रैक्ट आपका और कॉलेज को हुआ या आपका मेरा हुआ है? आपका और कॉलेज का हुआ। आपने फर्ज करते हैं ₹10,000 कॉलेज को पे किए, कॉलेज के अकाउंट में आपने पैसे भेज दिए, कॉलेज को क्या मिल गई? कंसिडरेशन मिल गई। आप डेली बेस पे फ्रंट ऑफिस में जाके बैठ जाते हैं क्लासों के लिए? नहीं। तो मेरे पास क्यों आ रहे हैं? मुझे आपने पैसे नहीं है? नहीं, तो फिर मेरे पास क्यों आए?
मैं आपको बुलाया नहीं, मुझे नाम भी नहीं बता लोगों के अभी तक। आपको कंसिडरेशन कॉलेज के बिहाफ पे कौन दे रहा है? शरारती टीचर। तो ये कंसिडरेशन आपने वहां पे की, और सर्विसेज कौन दे रहा है? टीचर दे रहा है। ये तो गलत बात है कि पैसे कॉलेज ले जाए, सर्विस आपको मैं दे रहा हूं। तो मुझे क्या मिलना चाहिए कॉलेज से? सैलरी, सैलरी, सैलरी। मुझे कॉलेज से मिलेगी सैलरी। इसका मतलब है कॉलेज ने दो कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, एक आपके साथ और एक मेरे साथ। मैं टेक्निकली क्या कर रहा हूं? कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और आपको डेली बेस पे परेशान कर रहा हूं क्लासें पढ़ा के। मैं आपको कंसिडरेशन दे रहा हूं, आपने कॉलेज को दी हुई कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में बी फ्रॉम प्रोमिजी। आप प्रोमिजर हैं, कॉलेज प्रोमिजी है। प्रोमिजी भी दे सकता है या प्रोमिजी के बिहाफ पे कोई और पर्सन भी दे सकता है। तो प्रोमिजी उस एग्जाम्पल में कौन है? कॉलेज। मगर कॉलेज तो नहीं पढ़ा रहा, पढ़ा कौन रहा है? उसके बिहाफ पे कोई पर्सन। प्रोमिजी भी दे सकता है और एनी अदर पर्सन भी दे सकता है, जो कि किसके बिहाफ पे काम कर रहा होगा? प्रोमिजी के बिहाफ पे काम कर रहा होगा। यहां तक ओके? अच्छा, क्या क्लासेस पढ़ने की ख्वाहिश कॉलेज की थी या आपकी थी? डिजायर किसकी थी? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जब आप एंटर हो रहे हो तो सबसे पहला कदम कौन उठाता है? ऑफरर या ऑफरी? ऑफर का दूसरा नाम क्या होता है? प्रोमिजर। कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर। जो पहला कदम उठाएगा उसकी ही ख्वाहिश पे सब कुछ होगा। भाई आपने ख्वाहिश जाहिर की थी कि एडमिशन लेना, आप कॉलेज में आए, आपने बारगेनिंग की, सब कुछ अपनी पसंद का तय करवाया, तय करवाने के बाद कॉलेज ने आपको एनरोलमेंट दे दी। डिजायर किसकी है? आपकी। पास किसने होना है? आपने। पढ़ा कौन रहा है? मैं। रियल है या इल्यूजरी है? पढ़ा प्रेजेंट में रहा हूं, पूरा कब होगा? फ्यूचर में। और ये एक्ट है, वी आर डूइंग समथिंग। कौन सा पॉइंट रह गया? ये वाला पॉइंट रह गया। इसके अलावा सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? अच्छा, कहते हैं कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग which the promiser is not already bound to do। इसको समझते हैं। ये जो फायर ब्रिगेड होती है, इसका क्या काम होता है? आग बुझाना। आग बुझाने के पैसे कौन देता है? गवर्नमेंट। तो अगर एक घर में आग लग जाए और वो लोग बुलाएं फायर ब्रिगेड को कि आओ और आके हमारे घर की आग बुझाओ, तो दे आर बाउंड टू डू द टास्क। उनको कोई अलग से पेमेंट हमें करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर मैं फायर ब्रिगेड को ये कहूँ कि यार चौथी मंजिल पे मेरा आईफोन रह गया है, वो ज़रा बचा के ला दो, या ये जो सोफ़े पड़े हुए हैं इनको भी बाहर निकालना है, उनका काम ये नहीं है। उनका काम है सिर्फ और सिर्फ आग बुझाना। सामान को बचाना उनका काम नहीं है, या सामान को बाहिफाजत निकालना उनका काम नहीं है। तो इसके लिए हमें उनको अलग से कोई कंसिडरेशन नहीं देनी। मगर अगर आप मुझसे कोई एक्स्ट्रा काम करवाएंगे तो उस एक्स्ट्रा काम को तो पैसे देने पड़ेंगे। ऐसे आपने कॉलेज को पैसे पे किए हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार डेली बेस पे मैं आपसे 1000 रुपया लूँगा पढ़ाने का, हम मुझे 1000 रुपया देंगे? आप क्या कहेंगे? सर यू आर ऑलरेडी बाउंड टू डू दिस टास्क। कॉलेज ने आपसे पैसे भी ले लिए सारे के सारे, फिर कॉलेज ने गार्ड को कहा हर वो बच्चा जो कि क्लास में एंटर हो रहा है एक्स्ट्रा 500 रुपया दे के जाए। गेम शो नहीं चलेगा। क्यों? कॉलेज के साथ आपका क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट। नाउ कॉलेज इज बाउंड टू कंप्लीट द क्लास।
तो वो अलग से कोई पैसे आपसे डिमांड नहीं कर सकता। अब अगर मैं इन सब बातों को जोड़ूं तो इसकी डेफिनेशन बन जाती है। अब देखते हैं, when at the desire of the promisee or who has done past or abstained, यानी कि एक्ट और एब्सटेनेंस पास्ट में, और डज प्रेजेंट में, और अब्सटेन्स प्रेजेंट में, और promises to do or abstain from doing something, has done, does, promises future, act, abstinence या कोई promise future का। तो 1, 2, 3 और 4 बातों को जब मैंने जोड़ा तो मेरे पास डेफिनेशन किसकी बन गई? कंसिडरेशन की। अब अगेन समझ में आ गई है, मगर चूंकि डेफिनेशन है क्रैम करना पड़ेगा। डेफिनेशंस शुड बी 100% क्रैम्ड। हम किस मुल्क में रहते हैं? और पाकिस्तान में क्या पैसों को अहमियत दी जाती है? कहता है कंसिडरेशन एडिक्वेट हो या ना हो। एडिक्वेट कहते हैं मुनासिब, काफी। हो या ना हो वो बात की कहानी है, मगर जीरो पे नहीं होनी चाहिए, फ्री पे नहीं होनी चाहिए। कंसिडरेशन फ्री पे नहीं होनी चाहिए। वो एडिक्वेट है या नहीं है वो एक सेपरेट टॉपिक है, बट इट शुड नॉट बी 100% फ्री। जीरो पे नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है, ना मुनासिब है, ना काफी है, मगर जिसने दी है अपनी चीज, जो प्रॉमिसर है वो खुश है, उसने रजामंदी के साथ चीज दी है, तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने जोर जबरदस्ती के साथ उससे वो चीज निकलवाई है और उसकी फ्री कॉन्सेंट नहीं थी, तो फिर मसला आएगा। कहता अगर कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है मगर कॉन्सेंट है फ्री, तो ये वैलिड है। However, the court may suspect that consent was not free because consideration is, कहता कोर्ट शक कर सकता है, उसको करने दें, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। बट अगर आपने उसकी कंसेंट ली हुई है, इट्स ओके। भाई मेरे पास एक बाइक हो और मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत हो, बाइक मार्केट में नहीं बिक रही, मुझे दोस्त कहता है कि यार ये बाइक मैं तुमसे खरीदता हूँ 50% ऑफ पे, अब मुझे पैसे चाहिए, मुझे कंसिडरेशन मार्केट से कम मिली, ज़्यादा मिली, इनएडिक्वेट है, ना मुनासिब है, ना काफ़ी है। बट अगर मैं अपने दिल से दे रहा हूँ वो चीज़ उसको, तो फिर आई एम ओके विद दैट। बट अगर मैं किसी के ज़ोर ज़बरदस्ती में दे रहा हूँ, तो देन वो एडिक्वेट मेरे लिए भी नहीं होगी और कोर्ट के लिए भी नहीं होगी। तो ज़रूरी क्या है? फ्रीली गिवन, फ्री कॉन्सेंट, फ्री कॉन्सेंट, फ्री कॉन्सेंट। भाई कंसिडरेशन समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक? एसेंशियल्स क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर, एडिक्वेसी वाला पॉइंट क्लियर है। इसकी एक्सेप्शंस देखते हैं। 4 तरह की एक्सेप्शंस है मेरे पास। एक्सेप्शंस ऑफ कंसिडरेशन बड़ी आसान है। एक्सेप्शंस ऑफ कंसिडरेशन, एक कहलाती है
गिफ्ट, दूसरी नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तीसरी कहलाती है पास्ट वॉलंटरी सर्विस, और चौथी है टाइम बार्ड डेट। बट नॉर्मल रूल क्या है कि एग्रीमेंट को बनाने के लिए प्रॉमिस के साथ किसको अटैच करूं? कंसिडरेशन को। मगर देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस जिसमें कंसिडरेशन दोनों पार्टीज में फ्लो नहीं करते। यानी कि ये 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें कंसिडरेशन सिर्फ एक पार्टी को मिलेगी, दूसरी पार्टी को नहीं मिलेगी। यहाँ तक क्लियर है? चलूँ आगे? श्योर। बचपन में कभी बर्थडे पे गिफ्ट मिला? क्या मिला? सेल फोन। बर्थडे बचपन में? हाँ, कब? 4 पेपर पास किए, घर वालों ने कुछ तोहफा दिया? मुझे तो डर है कि मार्क्स में आ जाए, केक फेल कर दिया। देखें गिफ्ट्स क्या, बर्थडे पे जब बर्थडे बॉय को या बर्थडे गर्ल को गिफ्ट मिलता है, इतनी लेट। हम तो एक टॉपिक खत्म कर दूसरे में जंप कर चुके हैं। चलो आ जाओ। मैं रास्ते में जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था। तो बचपन में जब गिफ्ट मिलते थे तो हम क्या बोलते थे गिफ्ट लेने के बाद? थैंक यू। कहानी खत्म। ऐसे ही। यानी कि आपका रिश्तेदार आपके लिए बड़ा महंगा सा गिफ्ट लेकर आया, उसने आपको गिफ्ट दिया, आपने कहा थैंक यू अंकल, और उसके बाद वो चला गया। हाँ, खाना खा के जाते थे, आपने बड़ा खाना खिलाया उनको, आपने खुद तो पका के खिलाया उनको। तो इसका मतलब है कि आपने उस गिफ्ट के बदले कुछ रिटर्न किया, कुछ वापस किया उनको, सिर्फ थैंक यू बोला। वो थैंक यू बेसिकली क्या है? इल्यूजरी, रियल तो नहीं है। या तो आपने उसके अगेंस्ट को पैसे दिए होते तो बात समझ आती। ऐसा ही गिफ्ट है। ये गिफ्ट बेसिकली कहलाता है कंप्लीटेड गिफ्ट। इसका पूरा नाम क्या है? कंप्लीटेड गिफ्ट। इसमें 2 पार्टीज हैं, एक डोनर, एक डोनी। एक डोनर और एक डोनी। डोनर वो जो डोनेट करेगा, डोनेट करेगा। डोनी कौन? जो डोनेशन लेगा। अब हुआ क्या? क्या नाम है आजकल मार्केट में आपका? है ज़ुहैब भाई, एक बड़े अमीर शख्स हैं और अभी अभी इन्होंने सीए में अपना कदम जमाने की कोशिश की है। जम रहा था कि एक पेपर रह गया। खैर, ये बहुत अमीर है और इनको एक रात ख्वाब आया कि ये दोज़ख की आग में जल रहे हैं। शैतान इनके ऊपर हंस रहा खड़ा हो गया, इनके ऊपर दोज़ख का गरम खोलता हुआ। क्या क्या? हाँ, तो इस पे हंस रहा ना कि ये आ गया मेरे पास, आपने भी जाना, आपको भेज दूँ? अच्छा। तो इनके ऊपर खैर खोलता हुआ उबलता हुआ पानी गिर रहा है। ये हड़बड़ा के उठ गए और इन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी। फिर सोए, फिर वही ख्वाब, फिर वही ख्वाब। तो इन्होंने एक आमिल से मशवरा किया कि मुझे ये ख्वाब आ रहा है काफ़ी टाइम से, मैं क्या करूं कि मैं सोता हूं तो मुझसे सोया नहीं जाता। उस आमिल ने कहा देखो बेटा, तुमने बड़ा कमाया,
इतने टाइम तुमने लोगों की प्रॉपर्टियाँ हड़प की हैं, तुमने लोगों की जायदादों पे कब्ज़ा किया है, तुम एक माफिया हो, तुम कुछ नेक काम कर जाओ, शायद तुम्हें जन्नत में घर मिल जाए। इन भाई के पास एक लैंड पड़ी थी, इन्होंने ये लैंड मस्जिद के नाम डोनेट कर दी। क्या कर दी? डोनेट कर दी। ये लैंड मस्जिद को मिल गई, इनको कुछ रिटर्न में मिला? दुआएं, अच्छे ख्वाब, जन्नत में घर, सुकून। तो इससे कहते हैं कि लैंड ज़ुहैब ने मस्जिद को क्या कर दी? गिफ्ट के तौर पे दे दी, और इन रिटर्न इनको कुछ नहीं मिला। इन्होंने भी मस्जिद को कहा ही था कि मैं आपको लैंड दे दूंगा, ये जाके सो गए, ख्वाब बड़े अच्छे आने शुरू हो गए। अभी लैंड ट्रांसफ़र नहीं की, सिर्फ कहा है। तो कहने पे ही इनको ख्वाब बड़े अच्छे आने शुरू हो गए। इनको लगा कि यार काम तो बन गया, अब अगर मैं लैंड ना भी दूँ तो गुजारा हो जाएगा। इन्होंने 4 दिन के बाद वो एग्रीमेंट वापस लेने का सोचा ही था कि फिर से वो शैतान नाज़िल हो गया इन पे, थक करके आ गया और कहा कि भाई लैंड देते हो या मैं आऊँ। तो इसका मतलब है कि सिर्फ मुंह से कह देना काफ़ी नहीं है। अगर आपने किसी चीज़ को डोनेट करना है, दैट शुड बी एग्जीक्यूटेड इन राइटिंग थ्रू अ डीड ड्यूली इन लॉ। यानी कि ये इन राइटिंग होना चाहिए, एक कागज़ पे होना चाहिए, और ये कागज़ या वो स्टाम्प पेपर कानून में रजिस्टर भी करवाना है। तब जाके मैं इस गिफ्ट को कंप्लीटेड गिफ्ट मानूंगा। जब 2 बातें हैं, इट शुड बी इन राइटिंग एंड इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर लॉ। W फॉर राइटिंग, R फॉर रजिस्टर्ड अंडर लॉ। गिफ्ट समझ आया? पक्की बात। सर जी, ये जो गिफ्ट है ना, ये लव्ड वंस को भी दे सकते हैं और एनी अदर पर्सन को भी दे सकते हैं। यानी कि इसमें वो ज़रूरी नहीं है कि ये आपने अजीज़ो वकारब को ही देना। इसमें वो ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको अजीज़ो वकारब को ही देना। ये आप मोहब्बत करने वालों को भी दे सकते हैं, नेचुरल लव भी दे सकते हैं, और आप इसको किसी को भी बांट सकते हैं। बात समझ आ गई? याद है? ओके। वो रिटर्न और रजिस्टर्ड ना हो गिफ्ट, तो वो गिफ्ट नहीं है। अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं करवाया और बस कह दिया है और दूसरी पार्टी को नहीं दे रहे हैं, तो दूसरी पार्टी फिर जाके क्लेम नहीं कर सकती। उसको क्लेम अगर करना है तो उसको चाहिए कि वो आपसे लिखवाए। याद है? ओके। अब बात करते हैं नेचुरल लव एंड अफेक्शन की। सर जी, सारी की सारी वही बात है, बस उसमें से मैं अगर एनी अदर पार्टी निकाल दूं, ये बन जाएगा नेचुरल लव एंड अफेक्शन। भाई मैं अपनी बहन के लिए कुछ करूं, अपने भाई के लिए कुछ करूं, या मेरा भाई मेरे लिए कुछ करे, इन रिटर्न उसको मैं कुछ नहीं दे रहा, वो मैं उसकी यूनिवर्सिटी की फ़ी पे कर रहा हूँ, मगर इन रिटर्न मुझे कुछ भी रिसीव नहीं होना। मगर यहाँ पे ज़रूरी है कि रिश्ता करीबी हो, ऐसा रिश्ता हो जिसमें नेचुरल लव पाया जाए। इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं खूनी रिश्ता। खूनी रिश्ता, खून करके बाद जो रिश्ता निकलता है ना, तो इट कैन बी हस्बैंड वाइफ, इट कैन बी ब्रदर सिस्टर, इट कैन बी विद पेरेंट्स, विद ग्रैंड पेरेंट्स, तो जो बहुत ही करीबी सर्कल में आते हैं लोग।
expressed in, registered under, made on account of natural love and between parties standing in a near relation. ये near relation यहाँ पे ज़रूरी है, मगर ऊपर क्या near relation था, ऊपर natural love था, हो सकता है, मगर नीचे सिर्फ और सिर्फ क्या है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नीचे कोई तीसरी बात और दूसरी बात उसने नहीं की। इजी। आखिरी दो बातें, एक टाइम बार डेट और दूसरा प्रॉमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी। पहले नीचे वाली बात कर लेते हैं। ये कंपनसेट क्या होता है? कंपनसेशन किसे कहते हैं? किसी के लॉस भरना, नुकसान भरना, हर जाना जो आप उस वक़्त पे कर रहे हैं अगर आपकी वजह से किसी का नुकसान हुआ, वो क्या रहती है? कंपनसेशन। पास्ट किसे कहते हैं? माजी। सर्विसेज, कोई काम, कोई एक्ट। और वॉलंटरी, अपनी मर्जी से। प्रॉमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी फायर ब्रिगेड की, वो क्या थी? ओए रहमान, चेक करना जरा। प्रॉमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। सर जी, वो जो फायर ब्रिगेड का बंदा आपका आईफोन बचा के लाया, वो जो फायर ब्रिगेड का बंदा आपका आईफोन बचा के लाया, या जो उसने आपका फर्नीचर सेव किया, वो बचा के लेकर आया, आपने थैंक यू बोल दिया, उसने दिल में आपको बुरा भला कहा और चला गया। हालांकि वो क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था? पैसे, और आपने उसको पैसे नहीं दिए। कुछ टाइम के बाद आपको ख्याल आया कि यार मैंने उसके साथ क्या की है? ज़्यादती की है। उसने जो काम किया था मेरे लिए, वॉलंटरी किया था, अब उसके गुजरे हुए काम को मुझे क्या करना है? कंपनसेट करना। तो आप उसके पास पहुंच गए, आपने कहा कि आपने मेरे लिए ये काम किया था, तो उस वक्त तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मगर आज मैं तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। इट इज़ पास्ट वॉलंटरी सर्विस। अब मुझे बताएं, जिस टाइम पे आप पैसे दे रहे हैं, आपको इन रिटर्न कुछ मिल रहा है? तो कंसिडरेशन सिंगल साइड पे ट्रांसफ़र हो रही है। इसके लिए लिखवाना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए जस्ट अगर एक प्रॉमिस आपने कर दिया है तो वो बहुत है। मगर इन दोनों के लिए इट शुड बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड अंडर, और यहाँ पे ओनली प्रॉमिस, ओनली प्रॉमिस इज इनफ। सिर्फ यहाँ पे अगर वादा भी कर लिया जाए तो काफ़ी है। यहाँ पे अगर वादा भी कर लिया जाए तो बहुत है। क्या हुआ? अच्छा जी, आज की आखिरी बात, और फिर आपको छुट्टी, वो भी आधा घंटा पहले। You are so lucky. Time barred debt. Debt क्या होता है? टाइम क्या होता है? बार्ड क्या होता है? जो गुजर चुका। एक बड़ी फेमस एग्जाम्पल है उसके लिए, एक फल वाला, शायद पहले भी सुनी हो। एक फल वाला फल बेचता है रेडी के ऊपर, बेचारा
बहुत ही कम पढ़ा लिखा है, उसने अपना सेटअप लगाया हुआ है मार्केट में, फ्रूट मंडी में, वहाँ पे उसको टकरता है एक इस्लामाबादी बच्चा जो कि थोड़ा सा के अंग्रेज़ी बोलने वाला बच्चा। हाँ, मैं वर्ड नहीं यूज़ करना चाह रहा था, चलो सैंडविच टाइप बच्चा। तो खैर वो उसके पास पहुंचता है, कहता है अंकल हाउ मच फ्रूट्स। अंकल कहता है की कह रहे हैं? कहता है ऑल फ्रूट्स हाउ मच। अंकल पूछता है भाई क्या कह रहा है? वो बताता है कि भाई ये तुमसे सारे फल खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो अंकल वो कहता है कि सारे फल फूल मिला के मैं तुम्हें दे दूंगा, फ़र्ज़ करें 25,000 रुपये के। इस्लामाबादी कहता है ओके आई एग्री, डू यू हैव क्रेडिट कार्ड मशीन? कहता पागल हो गया। कहता डेबिट कार्ड? नो। चेक बुक? ट्रांसफर ऑनलाइन? कहता ओनली कैश। आई हैव नो कैश, उसके पास कैश नहीं है। एंड ये तय हुआ कि तुम मुझे चेक काट दो और मैं वो चेक बाद में जाके कैश करवा लूँगा, क्योंकि उसके पास कोई मशीन तो थी नहीं। तो खैर उसने चेक काट के उसको दे दिया, 25,000 रुपये का चेक था। वो चेक वो फल वाला लेके अपने घर आया और अपने घर वालों को आके कहने लगा कि हम तो आज से बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं, हमारा बिजनेस इतना फेमस हो गया है कि अब हमें पैसे कैश में नहीं आते, किस में आते हैं? बैंकिंग चैनल्स पे आते हैं। वो इतना खुश हुआ कि उसने उस चेक को फ्रेम करा के दीवार पे लगा दिया। वक्त गुजरता गया, वो बंदा फल बेचता रहा। एक टाइम ऐसा आया कि उसको पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ गई, वो गरीब था। तो उसको याद आया कि यार वो चेक जो मैंने उस दिन कैश नहीं कराया था वो तो मेरी दीवार पे लगा हुआ है। इस वाक़े को 9 महीने गुजर चुके थे। वो 9 महीने बाद वो चेक लेके गया बैंक वाले को कहा कि जनाब ये चेक है, इसको कैश कर दें। बैंक वाला कभी चेक को देखे, कभी उसको देखे, कभी चेक को देखे, कभी उसको देखे। क्यों? क्योंकि ये चेक पुराना हो चुका है। चेक उस टाइम से, उस डेट से 6 माह तक वैलिड रहता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। तो खैर ये बाबा जी बड़े परेशान हुए। वो चेक लेके बैंक से बाहर आए थे कि उसको फिर से वही बच्चा टकर गया। इत्तफाक वो बच्चा फिर से उसी फ्रूट मंडी में आके फल खरीद रहा था। तो ये उसके पास पहुंच के उसको याद करवाया कि तुम मेरे पास आए थे, तुमने फल से फल लिया था, ये चेक दिया था, देखो तुम्हारे साइन है, मगर अब ये कैश नहीं हो रहा क्योंकि मेरी बेवकूफ़ी है, मैंने इसको टाइम पे कैश नहीं करवाया। बड़ा टाइम पे आपकी बेल बजी वैसे हैं? हाँ बोलो। हाँ बाबे की कॉल आई है। तो उसने क्या किया, उसने कहा चलो ठीक है टेंशन ना लो, क्योंकि गलती तुम्हारी है तो तुम्हें थोड़ी बहुत तो सज़ा भुगतनी पड़ेगी। उसने 2,000 रुपये काटे और अगला चेक बना के दे दिया 23,000 रुपये का। ये चेक बाबे ने पकड़ा, बाबा बैंक में गया, बैंक में जाके कैश करवा लिया, पैसे मिल गए। बाबे ने रिटर्न फल दिए, मगर क्या बाबे का पुराना कर्जा ख़त्म हो गया? टाइम बाद डेट ख़त्म हो गया। मगर इसके लिए भी वही कंडीशन है, इट शुड बी मेड इन राइट टाइम। उसने जो नया चेक बनाया था या पुराने चेक पे अमाउंट काट के साइन किए थे वो राइटिंग में आ गया। साइंड बाय द डेटर। कस्टमर कौन था? बर्गर है, तो डेटर भी कौन है? वो बर्गर या उसका एजेंट। इट रिलेट्स टू अ डेट जो उस टाइम पे क्रेडिटर इन्फोर्स नहीं करवा पाया बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन। इस लिमिटेशन की लॉ की वजह से वो चेक 6 माह के बाद हम कैश नहीं करवा सकते। तो दिस इज टाइम बार डेट। इन चारों केसेस में कंसिडरेशन 1 साइडेड फ्लो हो रही है, 2 साइडेड फ्लो नहीं है। गिफ्ट में भी, नेचुरल लव में भी, टाइम बार्ड में भी और पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज में भी। डन।
चल तो बहुत चाह रहा है कि ये स्लाइड भी ख़त्म कर दूँ, कर देता। ये था कंसिडरेशन। तीसरी कंडीशन कंसिडरेशन, ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन। चौथी कंसिडरेशन या चौथा एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ये है कि जिस चीज़ के बारे में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो लीगल होनी चाहिए। याद है कल हमने कहा था कि गाड़ी बेच रहा है ये लीगल है या नहीं, जो मुराद और सनम को गाड़ी और फ्लैट वाली ट्रांजैक्शन थी। कहता है जिस मकसद से, ये ऑब्जेक्ट का मतलब है मकसद, जिस मकसद से आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं दैट मकसद शुड बी लीगल। ये फ्रॉडुलेंट पर्पस से ना हो, किसी को धोखा देने की नीयत से आपने ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ना किया हो। ऐसा ना हो कि किसी और कानून ने इसको मना किया। जैसे पतंगबाजी पाकिस्तान में बैन है और अगर मैं पतंगबाजी का एग्रीमेंट कर लूँ तो इट इज़ ऑलरेडी फॉरबिडन बाय लॉ। कोर्ट को लगे कि ये इमोरल है या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, जिस तरह ब्राइबरी, रिश्वत का एग्रीमेंट कि तुम मेरे लिए काम करवाओ मैं तुम्हें पैसों से तोल दूंगा, इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। या इमोरल, आपने शायद देखा हो अनफॉर्चुनेटली सड़कों पे बच्चे बिकते हैं, कभी देखा? लाहौर से अगर आप बाहर जाए ना तो आपको कुछ फैमिलीज नज़र आएंगी जीटी रोड वाली साइड पे, उन्होंने बोर्ड लगाया होता है बच्चे बराए फरोख्त, अपने बच्चे बेच रहे होते हैं पैसों के लिए। इट इज़ इमोरल, इट इज़ इमोरल। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा एग्रीमेंट जिसके पीछे नीयत हो कि हमने किसी को नुकसान पहुंचाना है, किसी शख्स को या उसकी किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना है, इसको हम कहते हैं कोर्शन। लिख लें, चैप्टर 4 में फिर से आएगा, इसे कहते हैं कोर्शन। It is called coercion. देख लिया? It involves an injury to the person or property of another. Okay? या ये इसकी नेचर ऐसी हो कि अगर हम इसको अलाउ कर दें, इसकी नेचर ऐसी है कि अगर हम इसको अलाउ कर दें ये किसी और कानून की किसी और प्रोविजन को तोड़ देगा। एग्जाम्पल, पाकिस्तान में शराब बेचना हराम है ऐसे, मगर पाकिस्तान में ही एक स्पेसिफिक सेक्टर ऐसा है जो कि शराब बेचता है। बता सकते हैं कौन सा? जो बेचता है, वो तो खरीदते हैं ना, ऐसे रेस्टोरेंट जहाँ पे फॉरेनर्स आए हों। हाँ, तो उनका एक नाम भी होता है 5 स्टार होटल्स। जितने भी 5 स्टार 4 स्टार होटल्स हैं वहाँ पे अगर आप जाएं तो वहाँ पे शराब बिकती है, मगर वो किसको बेचते हैं और वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन पाकिस्तानी मुस्लिम है और कौन फॉरेनर है? आईडी कार्ड देख के। फ़र्ज़ करें इनमें से कोई एक बंदा गवर्नमेंट के पास जाए और जाके कहे कि जनाब आप सबको अलाउ कर दें कि हम अपनी यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर भी शराब नोशी मतलब शराब बेचें, मगर हम आपसे वादा करते हैं कि सिर्फ उसको बेचेंगे जिसके पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड पे मुस्लिम लिखा हो या ना लिखा हो? ना लिखा हो। और कोर्ट कह दे ठीक है, तो बीइंग अ पाकिस्तानी आपको लगता है कि ये अगर इनको ये परमिशन मिल गई तो इसके ऊपर काम भी करेंगे? वो फिर हर एक को बेचना शुरू कर देंगे और आपको हर गली में लोग पुण्य होते हुए नजर आएंगे। फैक्ट है, पाकिस्तानी है। तो अगर ये ऐसी नेचर का हो कि इसको अगर अलाउ कर दिया जाए तो ये किसी और कानून की किसी और प्रोविजन को पकड़ के तोड़ देगा। ये 5 बातें क्राइमिंग के लिए हैं।
आई कैब ने सबसे ज़्यादा जो एरिया टेस्ट किया है वो नेचुरल लव है, और उसके बाद कंसिडरेशन की एसेंशियल्स और डेफिनेशन। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़।